अगले दिन बाद नमाज ज़ुहर हमारा निकाह था और शाम को रुखसती थी। रुखसती क्या, बस फुफ्फो के कमरे से पलवशा को मेरे कमरे में आना था। मुझे सचमुच यूं लग रहा था जैसे उसने पहली बार मेरी जिंदगी में आना हो। शादी की रस्मों ने मेरे दिमाग से उस खतरे को वक्ती तौर पर महव कर दिया था जिसकी तलवार पिछले 2 दिन से मेरे सर पर लटक रही थी। शादी में मेरी साबिका बीवी माहीन के वालिद चचा हशमत और उसके दोनों बेटे भी शरीक हुए थे। निकाह के बाद उन्होंने बड़े खुलूस से मुझे मुबारकबाद दी। माहीन के मुतालिक मुझे पता चला था कि उसकी शादी चंद माह से ज्यादा नहीं चल सकी। महीना भर पहले ही उसने अपने दूसरे शौहर से तलाक ले ली थी। उनके दरमियान झगड़े की वजह तो मुझे मालूम नहीं हो पाई थी, मगर इतना मैं पहले से जानता था कि ऐसी शादियां कामयाब नहीं हुआ करती। ना माहीन जैसी लड़कियां अच्छी बीवी साबित होती हैं और ना ताहिर जैसे बदकिरदार किसी औरत को उसका सही मकाम दे सकते हैं। जिन मर्दों के नजदीक औरत की हैसियत जिनसी खिलौने से बढ़कर नहीं होती, वो औरत का मकाम क्या जाने। हालांकि शक्ल सूरत और जिस्मानी खद्दोखाल से हटकर भी औरत की एक शनाख्त है। शरीक हयात का मतलब जिंदगी के हर दुख सुख को बराबर बांटना है, हर अजियत को 2 हिस्सों में तकसीम करना, हर खुशी पर यकसां हक जताना होता है। किसी को पसंद करना या चाहना तबई मिलान के ज़रिए असर होता है, लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि शादी के वक्त हर मर्द और औरत को अपनी पसंद को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर घर वालों और खानदान के दबाव में आकर कोई दूसरी शादी कर भी लेते हैं तो फिर उस रिश्ते को निभाना चाहिए। किसी मर्द को ये हक हासिल नहीं कि वो अपनी शरीके हयात को उसका असल मकाम न दे। उसी तरह किसी औरत को भी ये रवा नहीं कि वो शौहर की अमानत में खयानत की मुर्तकिब हो। शादी हो जाने के बाद बगावत करना बेगैरती और बेहयाई के जुमरे में आते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि शादी से पहले ही लड़के या लड़की को अपने बुजुर्गों को एतमाद में लेना चाहिए। इसी तरह बुजुर्गों का काम भी बनता है कि वो अपनी औलाद की तरजीहात को मद्देनजर रखें, उनकी पसंद को अहमियत दें, उनके जज्बात की कदर करें, खाली बुजुर्गी की धूस और बड़ेपन का नाजायज इस्तेमाल न करें। बहरहाल कुछ भी था, मुझे माहीन की नाकाम शादी के बारे में जानकर खुशी न हुई थी। अलबत्ता ये बात मेरे लिए शुक्र का बायस जरूर थी कि मुझे जल्द ही उसकी असलियत मालूम हो गई थी, वरना तो ऐसी औरतें सारी जिंदगी अपने शौहर की आंखों में धूल झोंकती रहती हैं और शौहर अपनी आंखों पर बीवी की खिदमत और मोहब्बत की पट्टी बांधे कब्र में जा उतरता है। निकाह की सुन्नत मस्जिद ही में अदा की गई थी। उसके बाद तकमीले सुन्नत में अबू जान ने छुआरे भी फेंके कि ऐसे मौके पर हाजरीन की तरफ छुआरे उछालना सुन्नत है। वापसी पर हम बैठक में आकर बैठ गए। मुझे रात तक का वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे पलवशा कई सालों से मुझसे दूर हो। उसके साथ ही मेरी छठी हिस्स भी रह रहकर किसी अनहोनी का ऐलान करने लगती। असर की नमाज भी हमने मस्जिद ही में अदा की थी। नमाज अदा करके हम दोबारा बैठक में आ गए थे। घर के अंदर से औरतों, लड़कियों और बच्चों का शोर एक तसलसल से सुनाई दे रहा था। नारों की गूंज से पता चल रहा था कि ढोलक की थाप पर लड़कियां जोशो खरोश से रक्स कर रही हैं। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत लेकर वापस जा रहे थे। अचानक बैठक के अंदर 2 अजनबी दाखिल हुए। मैं उस वक्त इत्तेफाक से दरवाजे की तरफ ही मुतवज्जे था। उनकी उकाबी आंखें, पुरएतमाद अंदाज और होंठों पर खिलती धीमी मुस्कुराहट मुझे लर्जा गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि गुज़श्ता 2 दिन से मेरे अंदर पलने वाले अंदेशे सच साबित होने जा रहे हैं। वो दाएं बाएं से बेनियाज सीधा मेरे करीब आकर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम जीशान भाई, क्या हाल है? करीब आते ही उनमें से एक ने किसी पुराने शनासा की तरह मुझे मुखातिब किया। मैं वालेकुम अस्सलाम कहकर खड़ा हुआ और दोनों से मुसाफा करके उन्हें बैठने की दावत दी। उस वक्त मेरी चारपाई पर ओवैस और एक दूसरा दोस्त बैठा हुआ था। उन्होंने एक तरफ होकर उन दोनों को बैठने की जगह दी। इस मर्तबा दूसरा आदमी मुझसे मुखातिब हुआ। शादी मुबारक हो जीशान भाई। मैंने कहा खैर मुबारक, शुक्रिया। वो बोला मेरा नाम खुर्रम है और ये अरसलान है, लेकिन इतना तो मुझे यकीन था कि वो दोनों फर्जी नाम थे। मैंने कहा हुक्म करें खुर्रम भाई। गो मैं उनका मतमे नजर जानता था, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी था। खुर्रम गला खनकारता हुआ बोला, इस खुशी के मौके पर हम कोई अच्छी खबर नहीं लाए। एक इमरजेंसी की वजह से आपको इसी वक्त यूनिट में हाजिर होना है। मैं उस इमरजेंसी से वाकिफ था। वो मेरी इज्जत रखने के लिए मुझे बाकायदा गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। अगर मैं उनके साथ जाने से इनकार कर देता तो वो यकीनन मुझे जबरदस्ती ले जाते, लेकिन मैं इतना अहमक नहीं था कि ऐसी बेवकूफी करता। अलबत्ता नरमी से इजाजत लेने में कोई मुजायका नहीं था। मैं नपे तुले अल्फाज में बोला, अगर सुबह तक रुकने की इजाजत मिल जाए तो शुक्रगुजार हूँ। वो बोले, यकीनन ऐसा ही होना चाहिए था, मगर जो अहकामात मिले हैं उसके मुताबिक आपके पास आधे घंटे का वक्त है। शाम की अजान से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस मर्तबा भी खुर्रम ने ही जवाब दिया था, शायद सीनियर वही था। मैंने इजाजत तलब करने के अंदाज में पूछा, ठीक है, मैं घर वालों से इजाजत लेकर आता हूँ। खुर्रम ने एतमाद भरे अंदाज में इजाजत देते हुए कहा, जी भाई, बता दिया आपके पास आधा घंटा है। मेरे जाने की बात अबू जान के पास भी पहुंच गई थी। वो फौरन करीब होते हुए वजह दरियाफ्त करने लगे। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अबू जान कोई जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए बड़े अफसर ने मुझे फौरी बुलवा लिया है। इसी वजह से उसने सरकारी गाड़ी भेजी है।
आप फिक्र न करें, उम्मीद है चंद दिनों तक मैं लौट आऊंगा। अब्बू जान मोतरिज हुए, मगर 1-2 दिन के बाद भी तो जाया जा सकता है। मैंने कहा, अब्बू जान, इसी का नाम फौज है। अगर मुझे फिलफौर हाजिर होने का हुक्म दिया गया है तो कोई वजह होगी, खाली तंग करना तो मकसद नहीं है। मेरे लहजे के उतार चढ़ाव और चेहरे के असरात में कोई ऐसी बात जरूर थी कि अब्बू जान ने इसरार नहीं किया। मैंने एक छोटे लड़के को भेजकर फूफो जान को दरवाजे पर बुलाया और कहा कि पर्दादार खवातीन को पर्दा करने का बता दें, मैं घर के अंदर आ रहा हूँ। उन्होंने हैरानी से पूछा, कोई जरूरी काम था बेटा? मैंने कहा, हाँ जी, पलवशा से मिलना है, मुझे इमरजेंसी में वापस जाना पड़ रहा है। वो हैरान रह गई, क्या मतलब वापस जाना पड़ रहा है? मैंने कहा, फूफो जान कह तो दिया कि इमरजेंसी है, ज्यादा सवाल जवाब का वक्त नहीं, मैंने फौरन जाना है। फूफो जान बादल नखास्ता सर झटकती हुई अंदर घुस गईं। 1-2 मिनट इंतजार के बाद मुझे भी अंदर जाने की इजाजत मिली। मैं सीधा दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ा। फूफो जान ने वहाँ मौजूद खवातीन को बाहर निकाल दिया था। उस वक्त दूल्हे का दुल्हन के कमरे में जाना सबके लिए चंबे का बायस था, मगर मेरे पास उनकी हैरानी दूर करने का वक्त नहीं था। मेरे अंदर दाखिल होते ही पलवशा घूंघट उठाते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही एक लम्हे के लिए मैं सारी परेशानियां भूल गया। रिवायती दुल्हन का रूप धारे वो तख्ते हुस्न पर बराजमान किसी मुल्क की मलिका लग रही थी। राजू, क्या हुआ? खाला जान कह रही हैं कि आपने अभी वापस जाना है। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, मगर अपने लहजे में एतमाद का फुकदान खुद मुझे बुरी तरह खल रहा था। वो तो फिर पलवशा थी जो मेरे दिल में छुपे ख्यालात को बताया करती थी। वो बोली, राजू, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, गलत फहमियां ज्यादा अरसा तक बरकरार नहीं रह पाती, मैं इंशाल्लाह जल्द लौट आऊंगा। मेरा ख्याल है एल्बर्ट ब्रुक ने मेरी वीडियोस एजेंसियों तक पहुंचा दी हैं। अभी एजेंसी के आदमी ही मुझे लेने आए हुए हैं, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं, ना तो मैं मुजरिम हूँ और ना हमारी एजेंसियां इतनी अहमक हैं कि दुश्मनों की चालों को समझ न पाएं। उसने सिसकते हुए कहा, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैंने कहा, पागल मत बनो, घर वालों को कौन तसल्ली देगा, और तुम अपने सरदार भाई को फोन करके मेरी खैरियत मालूम कर लेना, मैं उसका फोन नंबर तुम्हें दे देता हूँ। वो मुझसे हुई, राजू, आप मुझे साथ ले जाएं, मैं मुतल्लिका ऑफिसर से बात करके उनकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा, छोड़ो इस बहस को, तुम कहीं भी नहीं जा रही, बस मेरे बाद मेरे अब्बू जान और फूफो का ख्याल रखना। और देखो मैं अपनी चंदा के लिए कितने प्यारे कंगन लाया हूँ। मैंने जेब से खूबसूरत कीमती कंगन निकाल कर उसकी रेशमी कलाइयों में पहनाए। वो बेआवाज आंसू बहाने लगी। मैंने कहा, यकीनन तुम्हारे आंसू मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हैं जितनी किसी को आलम नज़ा में हो सकती है। वो बोली, राजू, अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी पलवशा जिंदा नहीं रह पाएगी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। वो बोली, अगर हम दोनों भाग जाएं। उसने उम्मीद भरे लहजे में तजवीज पेश की। मैंने कहा, बेवकूफों वाली बात ना करो, ऐसा करके मैं खुद पर लगे इल्जामों को सच साबित कर दूंगा। मैंने पलवशा को समझाने की कोशिश की, हालांकि खुद मेरा दिल यही कर रहा था कि वहां से भाग निकलूं, लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत थी कि मैं उस वक्त ISI के घेरे में था और उनसे कोई बैद नहीं था कि उस वक्त ISI के चंद अरकान औरतों के रूप में बुर्का ओढ़े उस कमरे के गिर्द मेरे मुंतजिर होते। भागकर अपने लिए सख्तियां बढ़ाने से बेहतर था कि मैं आराम से अपनी गिरफ्तारी देता, और मैंने यही किया। बड़ी मुश्किल से मैंने पलवशा को राजी किया। वो बार बार रोने लगती। वो एक ही रट लगा रही थी कि उसे डर लग रहा है। गो डरा हुआ तो मैं भी था। अगर कोई हौसले की बात थी तो वो ये थी कि मेरा दामन किसी भी किस्म की गद्दारी और जुर्म से पाक था। अलबत्ता ये मालूम नहीं था कि मेरी बेगुनाही कितने अरसे बाद साबित होगी। मैंने तो ये मंसूबा बनाया हुआ था कि पलवशा को घर में पहुंचाकर अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने जाता, मगर उससे पहले ही ये मुसीबत टूट पड़ी। पलवशा से अलविदाई मुलाकात करके मैंने उसे सरदार का मोबाइल नंबर लिख कर दिया और कमरे से बाहर निकल आया। फूफो जान मेरी मुंतजिर थी। उन्हें जल्दी लौट आने का कहकर मैं घर से निकल गया। बैठक में अब्बू जान और चंद दूसरे अहबाब से हशाश बशाश अंदाज में मिलते हुए मैं खुर्रम और अरसलान के पास आ गया। चलें भाई। सख्त परेशान होने के बावजूद मैंने बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज अपनाया हुआ था ताकि किसी को मेरी परेशानी के बारे में मालूम न हो। वो दोनों असबात में सर हिलाते हुए मेरे साथ चल पड़े। हमारे दरवाजे पर ही एक काले शीशों वाली डबल केबिन खड़ी थी जिसकी बॉडी में 3 आदमी बैठे हुए थे। मैं खुर्रम और अरसलान के दरमियान अकबी नशिस्त पर बैठ गया। अगली सीट पर पहले ही से 2 आदमी मौजूद थे। हमारे बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और हम गाँव से बाहर की तरफ चल पड़े। बड़ी सड़क पर आते ही अरसलान नामी आदमी ने जेब से एक काले रंग का कपड़ा निकाला और मेरे सर पर चढ़ा दिया। अब इर्द गिर्द के सारे मनाजिर अंधेरे में डूब गए थे। गाड़ी काफी देर चलती रही। इस दौरान किसी ने भी बातचीत नहीं की थी। मैं भी खामोश बैठा आने वाले लम्हात पर सोच रहा था। मैं जानता था कि एजेंसी वाले मुल्क दुश्मनों के लिए कैसे जल्लाद के रूप में होते हैं। गो मैं मुल्क दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरे खिलाफ जो सबूत मौजूद थे वो मुझे मुल्क दुश्मन साबित करते थे, और मेरा बेगुनाह होना मेरे कहने से तो साबित नहीं हो रहा था। एजेंसी का अपना तरीकाकार था। अब न जाने उन्होंने किस तरीके से मेरी बेगुनाही का यकीन करना था। हमारा सफर चंद घंटे जारी रहा। इस दौरान गाड़ी ने कई मोड़ काटे थे। मेरा अंदाजा यही था कि हम रावलपिंडी शहर में दाखिल हुए थे, लेकिन यकीन से कुछ कहना मुश्किल था। ट्रैफिक और लोगों के मिले जुले शोर से किसी शहर के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था।
गाड़ी के रुकने पर भी उन्होंने मेरे सर पर से कपड़ा न उतारा। मेरे दाएं जानिब अरसलान बैठा हुआ था। उसी ने मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा और एक जानिब आगे बढ़ा दिया। उसके साथ चलते हुए मैंने 3-4 मोड़ काटे, 2 बार सीढ़ियां उतरी और फिर मेरे सफर का इख्तिताम हो गया। मेरे सर से कपड़ा उतारा गया। वो हर किस्म के सामान से आरी कमरा था। बस एक कोने में लकड़ी का तख्त नस्ब था जो जमीन से फुट भर ऊंचा था। उस पर एक कंबल बिछा था और सफेद रंग का तकिया पड़ा हुआ था। मैंने सरसरी नजर दौड़ाकर कमरे का जायजा लिया। मेरे साथ वहां तक अकेला अरसलान ही आया था। मेरी जामा तलाशी लेकर उसने मेरी जेबों से तमाम चीजें निकाल कर एक मोमी लिफाफे में डाली और खामोशी से बाहर निकल गया। जाते हुए वो लोहे का मजबूत दरवाजा बंद कर गया था। यकीनन उनकी जिम्मेदारी मुझे वहां तक लाने की ही थी। पूछगिछ के लिए किसी और ने आना था। मैं लकड़ी के फट्टे पर लेट गया। मेरी किस्मत में इंतजार ही लिखा था। थोड़ी देर के बाद एक आदमी मेरे लिए खाना लेकर आया। वो अकेला था और बगैर किसी हथियार के था। कमरे में कोई मेज तो मौजूद नहीं था। उसने खाने की ट्रे मेरे सामने बिस्तर पर रखी और कुछ कहे बिना बाहर निकल गया। भूख न होने के बावजूद मैंने चंद निवाले जहर मार किए और गुस्ल खाने में घुसकर वुजू करने लगा। शाम की नमाज सफर की नजर हो गई थी। शाम की कज़ा नमाज पढ़कर मैंने इशा की नमाज अदा की और सोने के लिए लेट गया। काफी देर करवटें बदलने के बाद ही मैं सोने में कामयाब हो सका था। देर से सोने के बावजूद सुबह जल्दी मेरी आंख खुल गई थी। घड़ी की गैर मौजूदगी में मैं वक्त का अंदाजा तो न कर सका, बस अंदाजे से ही नमाज अदा की और दोबारा लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए नाश्ता आ गया और फिर मैं नाश्ते से बामुश्किल फारिग ही हुआ था कि दरवाजा खोलकर एक आदमी प्लास्टिक की कुर्सी उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ। कुर्सी उसने मेरे चारपाई के सामने रखी और नाश्ते के खाली बर्तन उठाकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के चंद लम्हे बाद कदमों की आहट हुई। आने वाली शख्सियत को देखकर मैं हैरानी से उछल पड़ा। वो मेजर औरंगजेब थे। मैं बेख्तियार खड़ा हो गया। बैठो। कुर्सी पर नशिस्त संभालते हुए वो संजीदा लहजे में बोला। उसके चेहरे पर शनासाई की हल्की सी भी रमक नहीं थी। मैं आहिस्तगी से बैठ गया। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो बगैर किसी तमहीदी जुमले के बराह रास्त मतलब की बात पर आ गया। तो ऐसा करने की वजह क्या थी? अपनी महबूबा की जान बचाना, डॉलर्स या ग्रीन कार्ड का हुसूल? मैं नपे तुले अल्फाज में बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, असल कहानी कोई और है। वो बोला, तो फिर शुरू हो जाओ। मुझे मालूम नहीं था कि सरदार ने मेरे जाने के बारे में उन्हें क्या बताया था, लेकिन मैं उस वक्त सच के अलावा कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे बयान का हल्का सा तजाद मेरी मुश्किलात में इजाफे का बायस बनता। लम्हा भर सोचकर मैंने अपने दिमाग में वाकयात को तरतीब दी और फिर उस वक्त से बात शुरू की जब सरदार खान और मैंने बच्चा नराए जाना था। पलवशा का अपनी माँ और भाई की वजह से मुझे पकड़वाना, मेरा एल्बर्ट ब्रूक के हाथों धोखा खाना, वीडियो क्लिप्स की हकीकत, पलवशा का मुझे बचाने के लिए लौटना, सनोबर खान की मौत और मेरी घर वापसी तक मैंने तमाम जरूरी बातें औरंगजेब साहब के गोश गुजार कर दी। इस दौरान उसने मुझे टोकने या किसी किस्म के सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरी बात खत्म होते ही वो कहने लगा, तुमने रिहा होते ही डी ब्लॉक में राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की थी? या मैंने तुम्हें अल्फा 2 यानी सबील खान से राब्ता करने का कहा था, उसे भी तुमने अपनी रिहाई के बारे में नहीं बताया था? मैंने कहा, क्योंकि मैं अपनी रिहाई के सबूत हासिल करके ही आपसे राब्ता करना चाहता था। वो बोले, जानते हो, हमारे जराए ने ये बताया है कि तुमने सनोबर खान को अपने अमरीकी आकाओं के कहने पर कत्ल किया है। सनोबर खान की अमरीकियों से कोई अनबन हो गई थी और उन्होंने तुम्हारे जरिए उसका कांटा निकाल दिया। एल्बर्ट ब्रूक वाकई खबीस शख्स था। सनोबर खान का कत्ल, जिसकी बदौलत मुझ पर गद्दारी का इल्जाम हो सकता था, वो उसे भी मेरी मुखालिफत में इस्तेमाल कर चुका था। मैंने कहा, सर, अमरीकन मेरी निशानेबाजी इस्तेमाल करना चाहते थे। अगर उन्होंने मेरे हाथों से सनोबर खान को मरवाना होता तो मैंने स्नाइपर से उसे खत्म किया होता, जबकि आप जानते हैं कि हकीकत इसके बरक्स है। उसे पलवशा और मैंने इस वजह से कत्ल किया कि उसने पलवशा को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी माँ और भाई को हब से बेजा में रखा, पलवशा को तशद्दुद का निशाना बनाया और सबसे बढ़कर कि वो दहशतगर्द था और उसे खत्म करने का हुक्म मुझे पहले से मिल चुका था। वो बोला, उसे खत्म करने का बाकायदा हुक्म तुम्हें किससे मिला था? मैंने कहा, आपसे। वो बोले, मैंने कब कहा कि सनोबर खान को कत्ल करो? मैंने कहा, जब कबील खान को कत्ल करने का हुक्म आप दे सकते हैं तो उसके जानशीन जहादात के कत्ल पर मुझे शाबाश दे सकते हैं, तो सनोबर खान भी उसी किरदार का मालिक था। वो बोला, होगा, लेकिन बाकायदा हुक्म नहीं दिया गया था। तुम्हें आखिरी हुक्म बच्चा नराए पहुंचने का मिला था, जिस पर तुमने अमल नहीं किया और एक लड़की की खातिर अपने फर्ज से गाफिल हो गए। तुम्हारा कोर्ट मार्शल होने के लिए इतनी वजह काफी है, लेकिन तुमने सिर्फ अपने फर्ज से गफलत नहीं बरती, बल्कि तुम पर गद्दारी का इल्जाम लगा हुआ है, जिसके ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। तुमने पाक आर्मी के कई जवानों और ऑफिसर्स को शहीद करने का एतराफ किया है और उसके लिए रकम वसूल की है। अब तुम्हारा ये कहना कि वो फकत एक ड्रामा था, तो ये बात कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा, सर,
یہ میرے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ امریکہ میں کورس کے دوران بھی انہوں نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی اور پھر مجھے اپنے دوست سردار کی خاطر ان کا کام کرنا پڑا۔ میں نے اسے امریکہ والی ساری بات سنا دی۔ وہ بولا یہ ساری بات سردار مجھے بتا چکا ہے اور یہ بات تمہارے کردار کو اور مشکوک کر رہی ہے۔ کرنل کولن فیلڈ نے تم سے پہلی ملاقات میں اسی بات کا حوالہ دیا ہے کہ البرٹ بروک امریکہ ہی سے تمہیں اپنے لیے کام کرنے پر مائل کر چکا تھا اور تم نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر کچھ مہلت طلب کی تھی۔ اسی طرح سردار خان کے بقول وہاں امریکہ میں بھی تم اکیلے ہی ان سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے اور ان کے لیے کام بھی کرتے رہے ہو۔ سردار کو وہی معلوم ہے جو اس نے تمہاری زبان سے سنا ہے۔ باقی واپسی پر تمہارے اکاؤنٹ میں کافی بھاری رقم بھی جمع کی گئی۔ ایک سپاہی کے لیے $50,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ رقم مجھے سنائپر کورس میں پہلی پوزیشن لینے پر بطور انعام ملی تھی۔ وہ بولا کسی کورس میں اول پوزیشن لینے پر اتنی رقم نہیں ملا کرتی۔ میں نے کہا یوں ہی صحیح، مگر آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے وہاں ایک یہودی کو بھی قتل کیا تھا، شاید وہ رقم اس کا انعام ہو۔ بہرحال میرے حوالے وہ سنائپر کورس میں اول پوزیشن حاصل کرنے کا انعام بتا کر کی گئی تھی۔ وہ بولا تم نے واپسی پر اپنی یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر کو امریکہ میں ہونے والے حادثے کی اطلاع کیوں نہیں دی تھی؟ میں نے کہا کیونکہ میرے تئیں وہ ایک حادثہ تھا جس سے ہم دونوں بخیریت گزر چکے تھے۔ اس کے ساتھ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ شاید میرا امریکیوں کے لیے کام کرنے والا فیصلہ غلط ہو اور کمانڈنگ آفیسر اس پر کوئی سزا دیں۔ وہ بولا سردار اور تم نے ایک اور غلط کام یہ کیا کہ پاکستان آرمی سے تعلق رکھنے کے باوجود دہشت گردوں سے چھینے ہوئے ہتھیار مجاہدین کے حوالے کرتے رہے ہو، جو پاکستان آرمی کی پالیسی کے سخت خلاف ہیں۔ اس معاملے میں آرمی کا موقف بالکل واضح ہے۔ پاک آرمی کسی دوسرے ملک کے خلاف کام کرنے والے کسی فرد کی مدد کرنے کے حق میں نہیں۔ نہ کشمیر میں کام کرنے والے مجاہدوں کو آرمی کوئی مدد دیتی ہے اور نہ افغانستان کے محاذ پر امریکہ یا شمالی اتحاد کے خلاف مجاہدین کی مدد کرتی ہے۔ اور تم نے آرمی سے تعلق رکھنے کے باوجود ایسی حرکت کیوں کی؟ میں نے کہا سر، ایک تو ہم سر چھپانے کے لیے مجاہدین کے ٹھکانے استعمال کر رہے تھے اور دوسرا یہ ہمارا ذاتی فعل تھا۔ اس ضمن میں ہم نے نہ تو پاک آرمی کا حوالہ دیا اور نہ مجاہدین نے ہمیں پاک آرمی کا سمجھتے ہوئے ہم سے یہ ہتھیار وصول کیے۔ البتہ ہمارے اس فعل سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ہم امریکہ کے مفاد میں نہیں بلکہ اس کے خلاف کام کر رہے تھے۔ وہ بولا دیکھو ذیشان، یہ بات تمہارے حق میں بالکل نہیں جاتی، کیونکہ جو آدمی وطن سے غداری کر سکتا ہے وہ کسی کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص دوغلا ہوتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے کسی کام میں آر محسوس نہیں کرتا۔ تمہارے اس فعل سے تمہاری غداری اور بھی واضح ہوتی ہے۔ البتہ سردار خان کو اس معاملے میں بے قصور مانا جا سکتا ہے کہ سینئر ہونے کے باوجود وہ تمہارے احکامات کے ہی تابع تھا۔ اس مرتبہ میں اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کیا۔ اتنے ثبوتوں کے جواب میں میرے پاس لے دے کر اپنا ناقص حوالہ تھا اور اپنے بارے میں اپنی ہی گواہی دنیا کی کوئی عدالت تسلیم نہیں کرتی۔ مجھے خاموش پا کر اس نے ایک مرتبہ پھر زبان کھولی۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے ایک ہفتہ ہے، کیونکہ تم سے پوچھ گچھ کے لیے مجھے ایک ہفتے کی مہلت ملی ہے۔ اگر اس دوران تم اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد تمہیں اسپیشل برانچ کے حوالے کر دیا جائے گا اور بات میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی ہے سر۔ وہ بولا صرف تمہارا کہہ دینا کافی نہیں، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ میں نے کہا ثبوت کے لیے میری گزشتہ کارکردگی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے کہا ایک آخری سوال، تم نے شروع دنوں میں دعویٰ کیا تھا کہ ایک امریکن سنائپر تمہاری گولی کا نشانہ بنا ہے جس سے تمہارے ہاتھ بیرٹ M107 گلاک پسٹل، ایک قیمتی گھڑی اور بھی کافی چیزیں ہاتھ لگی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا کیا وہ سامان واقعی میں کسی سنائپر کو ہلاک کرنے کے بعد تمہارے ہاتھ لگا تھا یا امریکیوں نے اپنے ایجنٹ کے حوالے ضرورت کا سامان بھیجا تھا؟ میرے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ میں نے کہا اس کا گواہ تو سردار خان کی صورت میں موجود ہے۔ میجر اورنگزیب نے نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ سردار خان کے کہنے کے مطابق جب تم نے مخالف پہاڑی پر موجود سنائپر کو ہلاک کیا تھا تو با اصرار تم اس پہاڑی کی طرف اکیلے گئے تھے اور وہاں سے لوٹتے وقت تمہارے پاس وہ تمام سامان موجود تھا۔ عجیب اتفاق تھا کہ میرے مخلص دوست کی بتائی ہوئی صحیح باتیں بھی میرے خلاف غداری کے الزام کو تقویت دے رہی تھی۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بولا دوبارہ بتا دوں کہ میرے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے، آخری دن آؤں گا، اگر کچھ کہنا ہوا تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں متعلقہ لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو طلب کر لینا۔ میں بھی اس کے احترام میں بستر سے اٹھتے ہوئے بولا سردار خان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ بولا اس تک تمہارا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اورنگزیب صاحب وہاں سے نکل گیا۔ اگلا ہفتہ میں نے قید تنہائی میں گزارا تھا۔ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس دوران کسی نے بھی مجھ سے بات چیت کی کوشش نہیں کی تھی۔ بس اورنگزیب صاحب کا ایک ہی پیغام مجھ تک پہنچا تھا کہ سردار چھٹی پر تھا اور اس کا موبائل فون نمبر بند رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد اورنگزیب صاحب دوبارہ میرے سامنے موجود تھے، مگر میرے پاس انہیں بتانے کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔
चंद लम्हे मुझे सवालिया नजरों से घूरने के बाद उन्होंने लब खोले। चलने के लिए तैयार हो? मैंने मुंह खोले बगैर असबात में सर हिला दिया। उसने पीछे मुड़कर किसी को आवाज दी, इरफान। जी सर कहते हुए एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने मेरे हाथ पुश्त की तरफ मोड़कर हथकड़ी लगाई और मेरे सर पर काले रंग का कपड़ा चढ़ाकर मुझे हाथ से पकड़कर बाहर ले जाने लगा। अपने साथ चलाते हुए वो मुझे तहखाने से बाहर लाया। तहखाना इसलिए कि मुझे सीढ़ियां चढ़नी पड़ी थी। चंद मोड़ मुड़ने के बाद गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसने मुझे गाड़ी की सीट पर बिठा दिया। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। ट्रैफिक का शोर एक तसलसल से मेरे कानों में पहुंच रहा था। घंटा डेढ़ घंटा चलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक का शोर खत्म हुआ। गाड़ी का बार बार रुकना भी मौकूफ हो गया था और उसकी चाल में रिदम आ गई थी। अचानक गाड़ी रुकी और किसी ने मेरे सर पर से वो काला कपड़ा खींचा। वो मेजर औरंगजेब ही था। मेरे सर से कपड़ा उतार कर उसने मेरी हथकड़ी खोली और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी उस वक्त मोटरवे पर चल रही थी। हम रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जा रहे थे। मेजर औरंगजेब ने दुखी लहजे में कहा, जीशान, माजरत खा हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। मैंने कहा, जानता हूँ सर। मेजर को जिम्मेदार ठहराना किसी भी तौर मुनासिब नहीं था। वो बोले, वैसे तुमने घर आने की गलती कैसे की? मैंने कहा, मैं पलवशा को घर छोड़कर अफगानिस्तान जाना चाहता था। वो बोले, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि सरदार खान और तुम्हारी नई नवेली दुल्हन परसों वजीरिस्तान के लिए निकल गए हैं। सरदार खान महीना छुट्टी पर है और अपनी छुट्टी वो तुम्हारी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करने गुजारेगा। मैं गड़बड़ा गया, मगर पलवशा? वो बोले, जी ये सारा मंसूबा उसी का है। वो तो अकेली ही रवाना हो रही थी, मगर सरदार खान ने उसे अकेले जाने की इजाजत न दी और खुद भी उसके साथ रवाना हो गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला? वो बोला, सरदार खान की परसों मुझसे बात हुई थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो कहने लगा कि वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता और पलवशा किसी सूरत रुकने को तैयार नहीं थी। मैंने परेशानी के आलम में खुद कलामी की। पता नहीं अब्बू जान ने उसे कैसे जाने की इजाजत दे दी हो। ये अल्फाज मेरे होंठों पर थे कि औरंगजेब साहब के हाथों में स्टीयरिंग लहराया और कार सड़क से उतरकर तेजी से ढलान में उतर गई। आगे एक कीकर का बड़ा दरख्त खड़ा था। उसके मजबूत तने से टकरा कर कार एक जानिब मुड़ गई। औरंगजेब साहब का सर जोरदार अंदाज में स्टीयरिंग से टकराया। मैंने भी डैशबोर्ड पर हाथ टेक कर बमुश्किल अपना सर डैशबोर्ड से टकराने से रोका। मैंने औरंगजेब साहब को संभालना चाहा। सर, आप ठीक हैं? उसने मानी खेज मुस्कुराहट से कहा, मैं ठीक हूँ जवान। ऐसी सूरत हाल का फायदा न उठाना बेवकूफी होती है। मैंने पूछा, क्या मतलब सर? वो बोला, क्या तुम पलवशा और सरदार खान के पीछे जाकर अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं ढूंढना चाहते? मैंने कहा, मगर आप? वो बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बुरा ड्राइवर हूँ कि ब्रेक नहीं लगा सकता? उसकी बात सुनकर एकदम मेरे दिमाग में झमाका हुआ। ये सब उसने सोचे समझे मंसूबे के तहत किया था। मैंने कहा, शुक्रिया सर। उसका मतमे नजर जानते ही मैंने उसका हाथ थाम कर मुसाफा किया और कार से बाहर निकल गया। उसने जेब से बटवा निकालकर चंद बड़ी मालियत के नोट मेरी जानिब बढ़ाए। ये कुछ रकम भी लेते जाओ और घर का रुख न करना। और उसके साथ ही कमर से बंधा हुआ भरा हुआ पिस्तौल और खाली मैगजीन भी मेरी जानिब बढ़ा दिया। उसका एहसान शुक्रिया से बड़ा था। मैंने रकम और पिस्तौल पकड़कर वहां से भागते हुए दूर जाने की कोशिश की। मुझे जल्द से जल्द वजीरिस्तान पहुंचना था, बल्कि पलवशा की हिफाजत के लिए मैंने घर आने का खतरा मोल लिया था और वो मोहतरमा मेरे लिए दोबारा खतरों में कूद पड़ी थी। थोड़ी दूर आते ही अचानक मुझे लगा कि सड़क से दूर हटना बेवकूफी होगी। सड़क ही पर मुझे कोई गाड़ी मिल सकती थी। मैंने अपना रुख तब्दील किया और दोबारा सड़क की तरफ बढ़ने लगा। औरंगजेब साहब की कार मुझसे फरलांग भर पीछे रह गई थी और वो अभी तक कार से बाहर नहीं निकला था। मेरे पास उस वक्त औरंगजेब साहब का दिया हुआ पिस्तौल और चंद हजार की रकम थी। मेरा सर्विस कार्ड और कौमी शनाख्ती कार्ड तलाशी के दौरान निकाल लिए गए थे। अलबत्ता घर में मेरा नकली शनाख्ती कार्ड मौजूद था जो सलीम शाह के नाम से बना हुआ था। लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत थी कि औरंगजेब साहब ने मुझे घर जाने से मना किया था। यकीनन थोड़ी देर तक वो अपने साथ पेश आने वाले हादसे की इत्तला हेडक्वार्टर तक पहुंचा देता और दुनिया की तेज रफ्तार एजेंसी मेरी तलाश में निकल पड़ती। अब मेरा मुकाबला दहशतगर्दों और अमरीकियों के साथ साथ ISI के साथ भी था और मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ISI ही थी, क्योंकि मैं अपने वतन के किसी मुहाफिज के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता था। इसके बरक्स उनकी नजर में मैं मुजरिम था, पाकिस्तान आर्मी के कई जवानों और ऑफिसर्स का कातिल। ऐसे गद्दार के लिए यकीनन उनके दिल में जर्रा भर भी रहम मौजूद नहीं होना चाहिए था। मुझे ज्यादा फासला तय नहीं करना पड़ा था। सड़क के किनारे बने हुए होटल को देखकर मैं उसी जाने मुड़ गया। यूं भी मोटरवे पर थोड़े थोड़े फासले पर मुसाफिरों के लिए होटल बने हुए हैं, जहां वो खाने पीने के साथ ताजा दम भी हो सकते हैं और नमाज का वक्त हो तो मस्जिद की सहूलत भी मौजूद है। उस वक्त होटल पर सिर्फ एक गाड़ी ही रुकी हुई थी जो लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। मुसाफिर नीचे उतरकर खाने पीने में मशगूल थे। दोपहर 12 बजे का वक्त था। मैंने भी मौका गनीमत जानते हुए जल्दी जल्दी खाना खाया और बिल चुकाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मुसाफिर गाड़ी में बैठना शुरू हो गए थे। कंडक्टर को बताकर मैं भी अंदर घुस गया। घंटे डेढ़ घंटे बाद रावलपिंडी पहुंच चुका था। मैं पेशावर मोड़ पर उतर गया। सर्दियों की आमद थी।
नवंबर का महीना लग चुका था। पठान भाइयों की रेडियां गर्म चादरों, टोपियों, जराबों, मफलरों और कोटों वगैरह से सजी हुई थी। अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मुझे उस वक्त मफलर और चादर की जरूरत थी। एक चादर और सर्दियों का दूसरा सामान खरीद कर मैं वैगन के अंदर इंतजार करने लगा, क्योंकि ये सामान मुझे वजीरिस्तान में भी बहुत काम देता। वहाँ सर्दी काफी ज्यादा पड़ती है। जल्द ही मुझे तलगंग जाने वाली वैगन मिल गई। तलगंग उतरकर मैंने एक दुकान से सस्ता सा मोबाइल खरीदा और सिम कार्ड खरीदा और उवैस को कॉल करने लगा। उसका फोन नंबर मुझे याद था। यूं भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यादाश्त काबिल जिक्र है। एक अच्छे स्नाइपर के लिए जहां और भी खूबियों की जरूरत होती है, वहीं अच्छी यादाश्त का होना भी जरूरी होता है। कहानी की शुरुआत में आपको तफसील से बता चुका हूँ। दूसरी घंटी पर ही कॉल रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम उवैस, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ। वो बोला क्या हाल है जिगर, इतने दिनों बाद फोन। उसके लहजे में तंज की आमेजिश साफ महसूस की जा सकती थी। मैंने कहा यार, ना तो गिले शिकवे का वक्त है और ना मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त है। जो कह रहा हूँ उस पर फौरन अमल करो। फौरन संजीदा होते हुए बोला फरमाओ। मैंने कहा फौरन मेरे घर जाओ। मेरे कपड़ों की अलमारी के ऊपर वाले खाने में एक पुराना सा पर्स पड़ा होगा जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड है जो सलीम शाह के नाम से बना हुआ है। तुम वो पर्स उठाकर उसी वक्त अपनी मोटरसाइकिल पर तलगंग का रुख करो। अब्बू जान को मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं। जो ही गांव से बाहर निकलो मुझे दोबारा कॉल कर लेना, मैं तुम्हें मजीद बता दूंगा कि कहाँ मिलना है। वो बोला यार, ये कौन सी जासूसी करवाना शुरू कर दी है। मैंने कहा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। तफसील बताने का वक्त नहीं है और ये सब जानना फिलहाल तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। बस जो कहा है उस पर अमल करो। उसने मज़ाहिया अंदाज में कहा ठीक है बॉस, और मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं जानता था कि उवैस के लिए ये काम करना मुश्किल नहीं होगा। यूं भी मेरे घर में वो बगैर रोक टोक के आ जा सकता था। अब्बू जान हमारी दोस्ती से अच्छी तरह वाकिफ थे। यकीनन वो उवैस को मेरी अलमारी से कुछ निकालने से मना न करते। इसके बावजूद मैंने उवैस के बाद अब्बू जान का नंबर भी मिला दिया। 2-3 घंटियों के बाद अब्बू जान की मुशफ़िक़ाना आवाज मेरी कानों में पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम अब्बू जान, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ। वो बोले कैसे हो बेटा? मैंने तो सोचा कि तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ सिग्नल नहीं आते होंगे। मैंने कहा नहीं अब्बू जान, पहले तो मसरूफियत की वजह से फोन नहीं कर सका, अलबत्ता अब ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ वाकई सिग्नल नहीं आते। उन्होंने कहा चलो मौका मिले कॉल कर देना। मैंने कहा ठीक है अबू जी। पलवशा कहाँ है? वो बोले वो वजीरिस्तान चली गई है। कोई अराजी का मसला था। उसका दूध शरीक भाई उसे लेने आया था। कह रही थी चंद दिनों तक लौट आएगी। मैं तो खुद उसके साथ ही जाना चाहता था मगर उसने मना कर दिया। यकीनन पलवशा ने सरदार का तारुफ अपने दूध शरीक भाई के तौर पर करवाया था और अब्बू जान को असल बात से आगाह किए बगैर वो बहाना करके निकल गई थी। अलबत्ता ये मुमकिन था कि उसने अपनी माँ को हकीकत से आगाह कर दिया हो। उसकी माँ यूं भी उसे अच्छी तरह जानती थी। मैंने कहा अच्छा अब्बू जान, इजाजत चाहूंगा। फुफो और पलवशा की अम्मी जान को मेरा सलाम अर्ज करना और उवैस अभी घर आएगा, मेरी अलमारी से कुछ कागजात निकाल लें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अब्बू जान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैंने बस अड्डे के मुज़ाफ़ात में मौजूद एक होटल में बैठकर चाय पी। 10-15 मिनट बाद ही उवैस की कॉल आ गई। वो मेरा बटवा लेकर गांव से निकल पड़ा था। मैंने उसे ताकीद की एहतियात से आना और ये देख लेना कि कोई मोटरसाइकिल या कार तुम्हारे ताक़ुब में तो नहीं। उसने हंसते हुए कहा अच्छी तरह देख लिया यार, मोटरसाइकिल तो छोड़ो, कोई परिंदा भी मेरे ताक़ुब में नहीं। गो मैं जानता था कि उवैस के लिए ISI के किसी आदमी को ताड़ लेना नामुमकिनात में से था, क्योंकि जरूरी नहीं था कि वो उसके ताक़ुब में ही आते। उनके पास किसी आदमी का पीछा करने के हजारों तरीके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं खतरा मोल लेने पर मजबूर था। मैं उवैस को बस अड्डे पहुंचने का कहकर होटल से निकल आया। सड़क पर एक रेडी वाले के पास खड़े होकर मैं थोड़ी सी मूंगफली खरीद कर ढूंढने लगा। उवैस जल्द ही वहां पहुंच गया था। उसे रुकने का इशारा करके मैं उसके करीब गया। मेरे चेहरे के गिर्द लिपटा मफलर देखकर वो मज़ाहिया अंदाज में बोला तुम तो पक्के ही जासूस बने हुए हो। मैंने कहा मजाक का वक्त नहीं है, बटवा मेरे हवाले करो और यहाँ से गायब हो जाओ। ये लो। बटवा मेरी जानी बढ़ाकर उसने मोटरसाइकिल को किक लगाई और आगे बढ़ गया। मैं दोबारा बस अड्डे में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद मैं एक वैगन में बैठा मियाँ वाली की तरफ रवां दवां था। रात का खाना मैंने मियाँ वाली बस अड्डे में खाया और वहां से डेरा इस्माइल खान रवाना हो गया। मियाँ वाली से डेरा इस्माइल खान का सफर 2-2.5 घंटों पर मुश्तमिल था। रात के 12 बजे मैं डेरा इस्माइल खान पहुंच चुका था। उस वक्त वाना के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल सकती थी। वो रात मैंने एक होटल में गुजारी। सुबह सवेरे मैं वैगन में बैठा वाना की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया था। यूं भी मेरे जाने की समत का सिर्फ औरंगजेब साहब को मालूम था और उसने यकीनन किसी को ये बात नहीं बतानी थी। मुझे ढूंढने वालों के लिए मेरे जाने की समत का तयन इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं उनकी नजर में मुजरिम था और एक मुजरिम के लिए वजीरिस्तान का रुख करना कोई मानी नहीं रखता। वाना में उतरते ही मैं अंगूर अड्डे जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। मैं जल्द अज जल्द पलवशा को ढूंढना चाहता था। यकीनन उसने सबसे पहले कमांडर नसरुल्लाह के घर का रुख करना था कि हमने अपने हथियार और जरूरी सामान वहीं रखवा दिया था। मैं बस ये दुआ कर रहा था कि वो अभी तक वहीं मौजूद हो। अंगूर अड्डे पहुंचते ही मैं कमांडर नसरुल्लाह के घर पहुंच गया।
بیٹھک کو باہر سے تالا لگے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اگر وہ وہیں ہوتے تو یقیناً سردار کو بیٹھک میں ہونا چاہیے تھا۔ پھر بھی ایک موہوم امید کے سہارے میں نے کمانڈر نصر اللہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی دروازے پر نمودار ہوا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرانی بھرے تاثرات نمودار ہوئے۔ ارے ذیشان میاں، آپ کے متعلق تو مجھ تک کوئی اور خبر پہنچی تھی۔ میں نے ان سے معانقہ کرتے ہوئے جواب دیا، آپ نے ٹھیک سنا تھا چچا جان، میں کسی دوست کی مدد سے فرار ہوا ہوں۔ وہ مجھے بیٹھک کی طرف لے جاتے ہوئے بولے، ویسے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اب تو آپ کے محکمے کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ میں نے کہا، مجبوری تھی چچا جان، بجائے قید میں پراذیت دن گزارنے کے میں نے سوچا اپنی بے گناہی کے ثبوت تلاش کیے جائیں۔ پلوشہ اور سردار خان بھی اسی غرض سے یہاں آئے تھے۔ بیٹھک کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے میرے دماغ میں موجود سوال کا جواب دیا۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ بولے، وہ تو کل ہی یہاں سے چلے گئے۔ میں نے پوچھا، کس طرف گئے ہیں؟ میرے لہجے میں شامل حیرانی ان کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ بولے، افغانستان، کیونکہ صنوبر خان کی موت کے بعد یہاں کوئی امریکی نہیں بچا۔ علام خیل کا نیا ملک ایک شریف آدمی ہے۔ صنوبر خان کا لشکر قریباً بکھر گیا ہے۔ کچھ لوگ ڈمبریانی کے ملک ثقلین سے جا ملے ہیں، جو صنوبر خان کا حلیف ضرور تھا مگر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث نہیں تھا۔ وہ صرف اسلحے اور نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ اب امریکیوں کی نظریں تورے خار کے ملک فیروز خان پر لگی ہیں۔ وہ اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی حصہ لیتا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ صنوبر خان سے احکامات لیتا تھا۔ اب شاید اسے براہ راست احکام ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، میرے سامنے تو البرٹ بروک نے دیگان کے مقامی کمانڈر سے خود بات چیت کی تھی اور اس ضمن میں صنوبر خان کو بالکل لا تعلق رکھا تھا۔ وہ بولے، شمالی وزیرستان میں دیگان کا مقامی کمانڈر ہی ایجنسیوں کا خاص بندہ ہے۔ وہ قبیل خان کی طرح بڑے اثر و رسوخ کا مالک ہیں۔ دتا خیل، میران شاہ، غرلامئی، بکا خیل اور میر علی وغیرہ کے علاقوں میں گلبدین خان ہی دہشت گردانہ کارروائیاں کرواتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ سارے علاقوں کا اکیلا سردار ہے؟ وہ بولا، نہیں، ہر علاقے کا اپنا ملک ہے۔ ان میں کچھ محب وطن ہیں اور کچھ دہشت گرد ہیں، جبکہ کچھ صرف اسمگلر ہیں۔ لیکن گلبدین کو ہر علاقے میں ایسے کرائے کے آدمی مل جاتے ہیں جو پیسے لے کر وطن مخالف کارروائیوں میں اس کا ساتھ دیں۔ میں نے پوچھا، یقیناً پلوشہ اور سردار ہمارا رکھوایا ہوا سامان ساتھ لے گئے ہوں گے؟ انہوں نے کچھ کہے بنا اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اب میں نے بھی افغانستان کا ہی رخ کرنا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پلوشہ اور سردار کس راستے سے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کس جگہ ٹھہرنا ہے؟ وہ بولے، وہ انگور اڈے کی طرف سے افغانستان میں داخل ہوئے ہیں۔ انہیں میں نے راستہ بتا دیا تھا، مجاہدین کے کچھ اڈوں کی طرف بھی رہنمائی کر دی تھی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ کس جگہ ٹھہریں گے یا اپنے کام کا آغاز کیسے کریں گے۔ ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے میں گہری سوچ میں کھو گیا۔ اتنے بڑے ملک میں دو آدمیوں کو ڈھونڈنا سمندر میں گری ہوئی سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ پلوشہ نے میری پریشانیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ گو وہ سب کچھ میری محبت کے زیر اثر کر رہی تھی، لیکن اس کی وجہ سے میں اپنے کام پر صحیح توجہ دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سردار خان میرا مخلص دوست تھا، لیکن کیا وہ پلوشہ کی حفاظت کر پاتا؟ اس بارے میں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میری خاموشی کو طویل ہوتا دیکھ کر وہ پوچھے بنا رہ نہ پائے، کن سوچوں میں کھو گئے؟ میں نے کہا، چچا جان، پچھلے دنوں ہم نے کافی سارے ہتھیار قاری غلام محمد صاحب کے حوالے کیے تھے، جن میں درجن بھر ڈریگنوف رائفلز اور ان کا ایمونیشن بھی تھا۔ وہ بولے، ہاں مجھے پتا چلا ہے۔ میں نے کہا، کیا ان میں سے ایک ڈریگنوف مجھے مل سکتی ہے؟ وہ بولے، مشکل ہے، کیونکہ وہ تمام ہتھیار افغانستان بھیجے جا چکے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا یہاں کیمپ میں کوئی ڈریگنوف رائفل موجود نہیں؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، اگر کوئی بھی ڈریگنوف رائفل چاہیے تو ضرور ملے گی۔ میں نے سوچا شاید آپ کو نئی والی ڈریگنوف چاہیے۔ میں نے کہا، نئی پرانی چھوڑیں چچا جان، مجھے کوئی سی بھی سنائپر رائفل مل جائے کام چل جائے گا۔ وہ بولے، ایک مشورہ دوں؟ میں انکساری سے بولا، آپ حکم بھی دے سکتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا، آپ نے بھی افغانستان کا رخ کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ؟ وہ بولے، تو کلاشنکوف ساتھ لے جاؤ، کیونکہ آپ کسی ایسے مشن پر نہیں جا رہے جس میں خصوصی طور پر کسی کو دور سے نشانہ بنانا ہوگا۔ آپ نے اپنی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے ہیں اور اپنی بیوی کو تلاش کرنا ہے، اور عام حالات میں کلاشنکوف سنائپر رائفل سے کئی گنا زیادہ مفید ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ سنائپر رائفل کا وزن ساتھ پھرانے کی بجائے کلاشنکوف کو ساتھ رکھو۔ میں نے ان کے ساتھ متفق ہونے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے، تو بس میرے پاس ایک بہترین کلاشنکوف موجود ہے، وہی تم لیتے جاؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چچا جان، آپ کلاشنکوف لے آئیں، کیونکہ میں تھوڑی دیر تک افغانستان کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شفقت سے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ابھی تو آئے ہو، ابھی تک تو میں نے چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ میں نے کہا، چچا جان، یہ میرا اپنا گھر ہے، باقی میں چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے پلوشہ اور سردار کو ڈھونڈ لوں۔ وہ بولے، دیکھو بیٹا، حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں کو تلاش کرنا آسان نہیں۔ اب وہ قسمت ہی سے ملیں گے، ان کو ڈھونڈنے کی دھن میں خود کو بہت زیادہ جوخم میں نہ ڈالو۔ میں نے کہا، تو کیا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں؟ وہ بولے، میں نے ایسا کب کہا؟ آپ ضرور ان کی تلاش میں نکلیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ بغیر ایک دن آرام کیے آپ آگے بھاگ پڑیں۔ آج کی رات مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، آرام کر لو، راستے کے بارے میں معلومات لے لو اور آگے کا کوئی لائے عمل طے کر لو۔
एक लम्हा सोच में डूबे रहने के बाद मुझे उनका मशवरा काबिल अमल लगा। मेरी रजामंदी पाकर वो खुश हो गए थे। मेरे रुकने की बाबत तय होते ही उन्होंने पूछा, खाना ले आऊं? मैंने कहा, फिलहाल तो अच्छी सी चाय पिलवा दें, खाना रात को खाऊंगा, अगर अभी खा लिया तो रात को नहीं खाया जाएगा। और कमांडर नसरुल्लाह अस्बात में सर हिलाते हुए बैठक से निकल गए। मैं आगे के लाए अमल के बारे में सोचने लगा। अपनी बेगुनाही के सबूत हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। काम शुरू करने का कोई वाज़ेह तरीका भी मेरे जहन में नहीं था। अफगानिस्तान का इलाका मेरे लिए बिल्कुल अनजान और नया था। वहाँ के हालात के बारे में कोई वाज़ेह तस्वीर मेरे जहन में मौजूद नहीं थी। फिर वहाँ पर अमेरिकन करीबन कलाबंद ही थे। मैं उन्हें जानी नुकसान पहुंचाने के मंसूबे तो सोच सकता था, उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी बेगुनाही के सबूत हासिल करने का कोई मंसूबा मुझे नहीं सूझ रहा था। ले दे के यही एक तरीका था कि मैं अफगानिस्तान जाकर ही कोई मुनासिब मंसूबा सोचूं और अपने काम की शुरुआत करूं। उसके साथ ये भी हकीकत थी कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पर एल्बर्ट ब्रूक और कर्नल कॉलिन फील्ड को तलाश करना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर था। एल्बर्ट ब्रूक वगैरह का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ वही काम कर रहे थे। अब ये कहना तो मजाक ही होता कि पूरे अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकन मुझसे वाकिफ होते या मेरे खिलाफ सरगर्म अमल होते। गो इसमें कोई शुबा नहीं था कि अफगानिस्तान में अमरीकियों की मौजूदगी दहशतगर्दों की वजह से नहीं है। न अमेरिका पाकिस्तान या दुनिया का इतना बड़ा खैरखा है कि उसने अपनी इतनी बड़ी फौज, हथियार और रुपया अफगान जंग में झोंक दिया है। जहां तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही का मामला है तो अमेरिका के तई उसके मुजरिम उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है। फिर अब वो यहाँ क्या ढूंढ रहा है? अगर हम इस सारी जंग का जायजा लें तो अमेरिका के मकसद को खोजना और दहशतगर्दी की लहर का अंदाजा लगाना चंदा दुश्वार नहीं है। जैसा कि सब जानते हैं कि इस जंग का आगाज 11 सितंबर 2001 को हुआ। कहा गया कि 2 हवाई जहाज हाईजैक हुए और दोनों जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत के साथ चंद सेकंड के वक्फे से आकर टकराए, जिससे वो तमाम इमारत मिट्टी का ढेर बन गई। अब यहाँ सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि इतनी बड़ी इमारत जिसके सामने जहाज एक खिलौने की तरह नजर आ रहा है, क्या जहाज के टकराने से वो मलबे का ढेर बन सकती है? यकीनन नहीं। इसका साफ मतलब यही है कि इमारत की तबाही में जहाजों का टकराना हाथी के दांत की तरह है। असल मामला कोई और था। अमेरिका को अफगानिस्तान में मदाखलत का बहाना चाहिए था और इस तरह उसने दुनिया की हमदर्दियां समेटकर वो बहाना पैदा किया। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को ये करने की जरूरत क्यों पेश आई? तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हजारों सफ़हात लिखना भी कम पड़ जाएंगे। मुख्तसरन अगर कहा जाए तो दुनिया के हर उस खित्ते में अमेरिका ने अपनी अफवाज भेजी जहां से वो कोई फायदा हासिल कर सकता था। इराक पर हमला हुआ तेल की दौलत पर कब्जा करने के लिए। सोमालिया, कॉन्गो वगैरह में यूनाइटेड नेशन की अफवाज भेजी गईं कि वहां हीरे की कानें हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ कि दुनिया भर में यहाँ पोस्ट की काश्त सबसे ज्यादा होती है और अमेरिका की एजेंसियां नशा आवर अद्वियात की सबसे बड़ी सप्लायर हैं। दूसरी बात, जंग के लिए जारी रहने में अमेरिका के असलहे की फैक्ट्रियां चल सकती हैं। और तीसरी बात यह है कि असल तालिबान जो दीन इस्लाम की सही शक्ल सामने लेकर आए थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में अमन कायम कर दिया था, उन्हें गलत साबित करना है। और आज देख लें, सन 2000 तक तालिबान का नाम किस इज्जत से लिया जाता था और पाकिस्तानी अवाम उनसे कितनी मोहब्बत करते थे और आज वो किस मकाम पर हैं। इस मकसद के लिए दहशतगर्द तंजीमें खड़ी की गईं, जिन्होंने इस्लाम का लेबल लगाकर हर वो काम किया जो शायद शैतान भी न कर सके। रॉ, मोसाद, फ्रीमेसन और बाकी इस्लाम मुखालिफ एजेंसियों की हर कार्रवाई की जिम्मेदारी इन मुजाहिदीन का लिबादा ओढ़ने वाले मलूनों ने कबूल की। मसाजिद, इमाम बारगाहों, बुजुर्गों के मज़ारात, स्कूलों और अस्पतालों में दहशतगर्दी करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, मगर मकसद चूंकि इस्लाम को बदनाम करना, जिहाद की गलत ताबीर पेश करना, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर ये कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। और अजीब बात यह है कि इस्लाम के नाम लेवाओं ने न तो कभी किसी फहाशी के अड्डे को निशाना बनाया और न किसी 2 नंबर काम करने वाले को। और हमारा मीडिया भी इस ज़िमन में इस्लाम मुखालिफ प्रोग्राम चलाकर हुनूद और यहूद और नसारा के एजेंडे पर काम करता रहा। हमारी आवाम ऐसी भोली भाली है कि जो टीवी पर देखा उसे कुरान और हदीस से भी ज्यादा अहमियत देती है। इस ज़मीन में ये भी याद रखें कि अमेरिका के मकासद अभी तक पूरे नहीं हुए। मुल्क के खुदादात को खत्म करने के लिए उसकी नजर इस्लाम को बदनाम करने के बाद पाक आर्मी पर लगी है, जिसकी शुरुआत वो कर चुका है। दहशतगर्दी के पीछे वर्दी के नारे, मंजूर पश्तीन नामी गद्दार की हर्जा सराई और हमारे देसी लिबरल्स की जबान से फौज मुखालिफ बातें इस बात का बैयन सबूत हैं। लेकिन मुझे अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने थे और ऐसा करने के लिए मेरे पास कोई वाज़ेह लायामल मौजूद नहीं था। उसके साथ पलवशा की तलाश एक अलहदा सरदर्द थी। उस जज्बाती लड़की से कुछ बैद नहीं था कि मेरी बेगुनाही के सबूत ढूंढते खुद को मुश्किल में फंसा देती। मेरी वजह से अब वो भी एल्बर्ट ब्रूक वगैरह की नजर में एक दुश्मन ही थी। उस पर काबू पाने के बाद जाने वो उसके साथ क्या सलूक करते।
ایک خوبصورت لڑکی کا ایسے درندوں کے چنگل میں پھنس جانا ایک مرد کی نسبت زیادہ تکلیف دہ اور اذیتناک ہوتا ہے۔ عورت کو جان کے ساتھ عزت کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت اس کے لیے اپنی جان سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ مجھے اگر ذرا بھی شک ہوتا کہ وہ کوئی ایسا کام کر دے گی تو میں جاتے ہوئے اسے سختی سے منع کر گیا ہوتا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میری شریک حیات جسے میں پھولوں کی سیج پر سلانا چاہتا تھا، وہ آگ اور خون کے دریا میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ میری سوچوں میں کمانڈر نصر اللہ کی آمد سے خلل پڑا۔ انہوں نے چائے کے برتن ٹرے میں اٹھائے ہوئے تھے اور کندھے سے رشین ساخت کی کلیشنکوف لٹکائی ہوئی تھی جس کی بیرل قلم نما ترشی ہوئی تھی۔ کمانڈر نصر اللہ روس کے خلاف جہاد میں حصہ لے چکے تھے اور یقیناً یہ خوبصورت ہتھیار اسی دور کی یادگار تھی۔ کلیشنکوف روس کے ایک سائنسدان میخائل کلیشنکوف کی ایجاد ہے۔ روس کے بعد اس ہتھیار کو بہت سارے ملکوں نے بنایا، ہر ملک نے اس میں مناسب تبدیلی بھی کی، مگر اس کا بنیادی فنکشن وہی رہا۔ چائنا، انڈیا اور پاکستان خود بھی یہ ہتھیار بنا رہے ہیں۔ یہ ایک ہر دل عزیز ہتھیار ہے۔ موسم اس کی کارکردگی پر اثر انداز نہیں ہوتا، ورنہ کافی ہتھیار ایسے ہیں جو منفی درجہ حرارت میں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مجاہدین، دہشت گردوں، پاک آرمی، انڈین آرمی میں باقاعدگی سے استعمال ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر نئے ہتھیاروں کی ایجاد کا جائزہ لیں تو سینکڑوں ہزاروں قسم کے نئے ہتھیار متعارف ہو چکے ہیں، مگر اس کے استعمال میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوا ہے۔ پہلے اس کا بٹ لکڑی کا ہوتا تھا اور بیرل کے ساتھ ایک فولڈ ہونے والی سنگین ہوتی تھی۔ آج کل یہ کلوز بٹ میں بھی دستیاب ہے اور اس کی بیرل کے ساتھ لگی ہوئی سنگین بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ استعمال ہونے والی میگزینیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں جن میں 30، 40 اور 70 گولیاں پڑتی ہیں۔ چائے کے ساتھ وہ بسکٹ بھی لے آئے تھے۔ چند بسکٹ چبا کر میں نے چائے کی پیالی میدے میں انڈیلی اور کلیشنکوف کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ساتھ 40 گولیوں والی میگزین لگی ہوئی تھی۔ مجھے کلیشنکوف کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر کمانڈر اس ہتھیار کے ساتھ اپنی داستان بتانے لگا۔ قریباً 40 سال سے یہ میرے پاس ہے۔ یہ مجھے ابو جان نے تحفے میں دی تھی۔ اس کے بعد اسے میں نے کبھی خود سے جدا نہیں کیا۔ نہ جانے کتنے اسلام کے دشمن اس کی بیرل سے نکلی گولی کا نشانہ بنے، جانے کتنے ایسے موقع آئے جب اس نے میری جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور جانے کتنی مرتبہ اس کی مدد سے میں نے اپنے مشکل میں پھنسے ساتھیوں کی مدد کی۔ یہ سب شمار سے باہر ہے۔ جب سے میں گوشہ نشین ہوا ہوں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کس کے حوالے کروں، کیونکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ ابھی تک پہلے کی طرح تازہ دم ہے اور اسے گوشہ نشینی کروانا ناانصافی ہوگی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جسے یہ قیمتی ہتھیار تحفے میں پیش کر سکوں۔ ایک دفعہ تو میں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کے حوالے کرنے کا سوچا، مگر بعد میں وہ اس کا صحیح حقدار ثابت نہ ہوا۔ وہ اسے اس طرح استعمال نہیں کر سکتا جس طرح میرا دل چاہتا ہے۔ اب آپ کو دیکھ کر میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ میں ہنسا۔ چچا جان، میری تعریف میں آپ نے بہت مبالغہ کیا ہے۔ وہ بولے، جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں اگر وہ سچ ہیں تو پھر مبالغہ نہیں۔ اسی اثنا میں عصر کی اذان ہونے لگی۔ وہ مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور میں وہیں نماز ادا کرنے لگا۔ ان کی واپسی پر میں نے انہیں کہہ کر بازار سے ابتدائی طبی امداد کا کچھ سامان منگوا لیا، جس میں پین کلرز، اینٹی بائیوٹک، انجیکشن اور ابتدائی طبی امداد کی کوئی اور ضروری چیزیں شامل تھیں۔ میں جس علاقے میں جا رہا تھا وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا اور یہ سامان میرے لیے بہت ضروری تھا۔ کمانڈر نصر اللہ نے ایک مخصوص صفوف کی چھوٹی سی تھیلی میرے حوالے کی تھی۔ یہ زخم وغیرہ میں بھرنے سے درد، جلن اور سوزش کو بھی ختم کرتا تھا اور خون کے بہاؤ میں بھی رکاوٹ ڈالتا تھا۔ یہ وہی صفوف تھا جو پلوشا نے میرے کندھے سے گولی نکال کر زخم میں ڈالا تھا۔ رات کا کھانا وہ نماز مغرب کے بعد لے آئے تھے۔ عشاء پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا کہ صبح سویرے ہی مجھے سرحد عبور کرنا تھی۔ نہ جانے افغانستان میں کون سے ہنگامے میرے منتظر تھے۔